गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग देखिए क्या लेके आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मोलरता, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध और उसके न्यूमेरिकल। पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। नॉर्मलता की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी और उसके जो डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल हैं, लगभग टाइप हम लोगों ने 4 पढ़ लिए थे, उनके बारे में पढ़ा था। जिसने ना देखा हो तो प्रीवियस वीडियो जो है सोल्यूशन चैप्टर का पार्ट नंबर 4 वो देख लीजिएगा, इसके बाद ही आज समझ में आएगा। चलिए आज हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। ठीक है, क्योंकि वो जरूरी है और चूंकि उसकी परिभाषा भी हम लोग पढ़ चुके हैं तो उसको निपटा ही देते हैं ताकि उसका काम खत्म हो। तो हम लोग देख लेते हैं नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। चलिए देखिए, इसमें संबंध निकालने का सबसे अच्छा तरीका हमारे पास क्या होता है कि दोनों फार्मूले का हम लोग डिवाइड कर दें। चलिए नॉर्मलता का हमारे पास फार्मूला देखिए क्या है। नॉर्मलता बराबर पदार्थ की मात्रा, या जिसे हम लोग विलेय बोलते हैं, मात्रा बटे तुल्यांकी भार और इनटू में क्या रहेगा, आयतन लीटर। ठीक है, उसके साथ ही हम लोग इसमें किसका डिवाइड करेंगे, मोलरता का। तो हम लोग जानते हैं मोलरता का फार्मूला क्या होता है, पदार्थ की मात्रा बटे, अब यहां पे मोलरता में क्या हो जाता है, अणुभार इंटू आयतन लीटर। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो कट सकता है वो काट दे, पदार्थ की मात्रा सेम है उससे इसको काट देंगे, आयतन लीटर से आयतन लीटर कट जाएगा, अणुभार हमारा चला जाएगा सबसे ऊपर। तो देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मलता बटे मोलरता, ऊपर ये चला जाएगा अणुभार और बटे क्या आ जाएगा, तुल्यांकी भार। अब देखिए इसकी जगह पे हम लोग संयोजकता वर्ड यूज कर सकते हैं। कैसे उसको देख लें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि तुल्यांकी भार, पिछले वीडियो में हम लोग देखा भी था कि जो तुल्यांकी भार का फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो होता है अणुभार और बटे में क्या होता है, संयोजकता। क्लियर। अब अगर हम संयोजकता को इस तरफ ले आए तो तुल्यांकी भार बटे में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, संयोजकता बराबर अणुभार और बटे तुल्यांकी भार। यानी कि जहां पे अणुभार बटे तुल्यांकी भार दिया हुआ है तो उसकी जगह पे हम संयोजकता वर्ड लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पे कुछ आपको सेम दिख रहा होगा, अणुभार बटे तुल्यांकी भार यहां भी है, तो हम लोग यहां पे नॉर्मलता बटे मोलरता इक्वल टू संयोजकता वर्ड लिख सकते हैं। अब इसका इधर मल्टीपल करा दीजिए तो आ जाएगा नॉर्मलता इक्वल टू संयोजकता और गुणे में क्या हो जाएगा, मोलरता। तो हमारे पास ये फार्मूला निकल के आ चुका है, नॉर्मलता बराबर क्या है, संयोजकता गुणे मोलरता। ठीक है, इसका यूज हम कब करेंगे, जब आपको ऐसे सवाल दिखाई दें जिसमें नॉर्मलता पूछी जा रही हो और सिर्फ मोलरता दी हो। ठीक है, तो वहां हम लोग संयोजकता निकाल सकते हैं कंपाउंड से, वहां यूज कर देंगे।
या कभी मोलरता दी हो और नॉर्मलता पूछी जा रही हो वहां यूज कर सकते हैं, या हो सकता है कि नॉर्मलता और मोलरता दी हो और वो संयोजकता पूछ दे तो वहां भी हम इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल अगर आप देखेंगे तो क्लास इसी चैनल पे क्लास 11th की वीडियो में हमने इसको प्रूव भी कराया था और इसके न्यूमेरिकल भी कुछ कराया था, उसको भी पीछे जाके आप रिकवरी करेंगे तो आपको सेम बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, हम लोग आज आगे बढ़ते हैं अपनी अगली परिभाषा की तरफ, इसको पुश करके नोट कर लीजिएगा। चलिए अगली परिभाषा देखिए हमारी क्या बची हुई थी, मोललता। देखिए मोललता का जो फार्मूला होता है वो होता है मोल प्रति किलोग्राम। जैसे हम लोगों ने अभी तक जितनी भी परिभाषाएं बनाई है वो हम लोगों ने मात्रक से ही बनाई, इसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मात्रक से ही इसकी परिभाषा बन जाए। जिससे उसमें होता था मोल प्रति लीटर, तो हम बोलते थे कि विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। यहाँ है मोल प्रति किलोग्राम, लेकिन यहाँ एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हम लोग विलयन वर्ड को यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम लोग किसका यूज करेंगे, सिर्फ विलायक का। यानी 1 किलोग्राम जल में घुले हुए या विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता। यानी अगर बहुत शॉर्ट फॉर्म में आप इसकी थोड़ी लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता। कितना इजी है देखिए, आराम से इसकी डेफिनेशन बन रही है। ऐसे ही हम लोग सबकी डेफिनेशन बनाएंगे, याद नहीं करेंगे, हम लोग बनाना है सब कुछ। ठीक है, बनाने वाली डेफिनेशन हमेशा याद रहती है क्योंकि आप ही ने बनाई। ठीक है, दूसरे की बनाई हुई याद करेंगे तो हो सकता है भूल जाए। तो मोल प्रति किलोग्राम का क्या है, 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम जल में, हम जानते हैं जल क्या है, विलायक, तो 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए मोल यानी कि मोललता। ठीक है, चलिए इसके फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला देखिए क्या होता है इसका, मोललता बराबर पदार्थ की मात्रा यानी जो घोला गया है, या इसको तुम विलेय की मात्रा बोल सकते हो, बटे उसी पदार्थ का अणुभार और इनटू, यहां पे फिर से वर्ड ध्यान रखिएगा कि विलायक का यूज किया गया है, इसका कई जगह आपको काम आएगा जब आप ये वर्ड याद रखेंगे। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, चलिए इस पे अब हम लोग सवाल एक दो लगा देख लें कि किस टाइप के इस पे सवाल आ सकते हैं। फिर इसके कुछ कंबाइंड सवाल जो परसेंटेज वाले हैं वो भी देखेंगे, वो थोड़ा आसान नहीं होते हैं लगाना, और कई बार सवाल में फंस जाते हैं विलेय विलायक के चक्कर में। फॉर्मूला आपने देख लिया है, इसको मिटाना है, पुश करके आप नोट कर लीजिएगा। इसके फिर हम 2-3 सवाल कर लेते हैं, कुछ अच्छे सवाल करेंगे ताकि आपको समझ में आए। देखिए एक न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी का ही है, शायद पाठ नीति प्रश्न में होगा। गन्ने के एक सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम शक्कर घुली है, तो विलयन की मोललता की गणना कीजिए। देखिए क्वेश्चन समझना पड़ेगा पहले आपको, क्वेश्चन है क्या ये, क्योंकि देखने में बहुत आसान लग रहा है, आपको लग रहा होगा
कि क्या दिक्कत है, शक्कर घुली है तो शक्कर पदार्थ की मात्रा हो गई, ये विलायक का द्रव्यमान हो गया, और बस यू सवाल लगा लिया। ठीक है, तो यू सवाल गलत भी हो जाता है कभी कभी। तो इस सवाल को हम लोग पहले समझेंगे। कह रहा है कि गन्ने के एक सीरे का वजन है, और आपको अच्छी तरह पता होगा कि सीरे में शक्कर इन्वॉल्व होती है। उसने आगे बोला भी है कितनी शक्कर घुली है सी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विलायक की मात्रा अगर ज्ञात कर लें ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी विलायक का द्रव्यमान निकाल लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम जब विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे तो विलायक का द्रव्यमान का फार्मूला क्या हो जाएगा। अब ये पूरा विलयन है, हमें केवल विलायक चाहिए। विलयन में विलायक होता है और विलेय होता है, नहीं विलेय हमें हटाना है, तो बस विलेय की मात्रा हम घटा देंगे, सिंपल सा वर्ड है। ठीक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे कि विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, तो विलयन का द्रव्यमान हमारे पास क्या है 214.2 माइनस विलेय का कितना है 34.2। अब इसको आप जिसमें घटाएंगे तो आ जाएगा 180 ग्राम, जो हमारे पास जल है प्योर। ठीक है, यानी विलायक। अब शक्कर हमने हटा दी, इससे जल बचा हुआ है। तो अब हम फिर अणुभार भी निकाल लेते हैं, क्योंकि मोललता में अणुभार का भी काम आएगा। चलिए, अणुभार शक्कर का फार्मूला क्या होता है C12H22O11। ठीक है, इनका अब हम फार्मूला निकालेंगे तो C का होता है 12, यहाँ 12 कार्बन भी है, और C का अणुभार भी 12 होता है। तो 12 बराम कितना हो गया है 144। एक H का 1 होता है, 22 का कितना हो जाएगा 22, सिंपल सी बात है। 1 का 16 होता है, 11 कितना हो जाएगा 176। आप इसको काउंट करके जब जोड़ेंगे तो अणुभार कितना आ जाएगा 342। अब हम लोग फार्मूला लगा देंगे कि मोललता बराबर पदार्थ की मात्रा जो हमारे पास कितनी है 34.2 ग्राम, बटे अणुभार जो हमारा कितना है 342, और विलायक का द्रव्यमान कितना है 180 ग्राम। वही हमें 1000 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हमें बनाना है किलोग्राम में, या हमारे पास आया है ग्राम में, तो हम 1000 का भाग दे देंगे। दशमलव आप हटाएं, यहाँ जीरो बढ़ा लें। 342 से 342 कट, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। 0 से 2 जीरो कट, 10 चला जाएगा ऊपर, कितना आ जाएगा 10/18 से भाग जाएगा, दशमलव लगाओगे 18 25 0.55 ज्यादा रहेगा, तो हम अप्रॉक्स 0.56 ले लेंगे। तो ये हमारी क्या आ गई मोललता। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन बस इसको ध्यान रखिएगा कि सवाल में दिया क्या है, विलायक का द्रव्यमान दिया है कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक और इसका एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा परसेंटेज से जुड़ा हुआ होगा, ताकि सवाल और क्लियर हो जाए। इसके बाद हम लोग और लैंग्वेज देखेंगे, खासकर आपके एनसीईआरटी के जो सवाल हैं उनको देखेंगे फिर हम लोग। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर सवाल हम परसेंटेज का ले रहे हैं। ठीक है, कि 6% भारा अनुसार यूरिया के जलीय विलयन की मोललता की गणना कीजिए, तो देखिए परसेंटेज के सवाल में हमने आपको पहले ही बताया है, परसेंटेज एक प्रकार की लैंग्वेज है जो आपको इशारा करती है कि 100 ग्राम, जब भी परसेंटेज बोल दिया जाए तो आप क्या मान लेंगे कि पूरा विलयन कितना है 100 ग्राम, और 100 ग्राम में 6 ग्राम यूरिया है। यानी अगर हम देखें तो हमारे पास जो पदार्थ की मात्रा है वो कितनी आ गई है 6 ग्राम। ठीक है, और अगर हम विलायक का द्रव्यमान निकालेंगे, अगर हम लोग विलायक का द्रव्यमान निकालते हैं
तो उसने बोला कि 100 ग्राम में 6 ग्राम यूरिया, तो पूरा विलयन कितना है 100 ग्राम। हमें क्या चाहिए विलायक। तो पहले भी हम लोग कंडीशन में ये कर चुके हैं कि हम लोग क्या करते हैं विलायक को हटा देंगे, यानी विलायक को घटा देंगे इसमें। तो हम लोग 100 ग्राम में विलायक की मात्रा घटा देंगे, कितना आ जाएगा 94 ग्राम। तो ये हमारे पास क्या मौजूद हो गया प्योर विलायक। ठीक है, अब हम लोग अणुभार निकाल लेते हैं। तो अणुभार यूरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है NH2CO NH2, N का होता है 14, H का 1 होता है 2 हो जाएगा, C का 12, O का 16, N का 14 और इसका फिर से 2 हो जाएगा। आप ऐड करेंगे तो पूरा कितना आ जाएगा 60, यानी कि 60 अणुभार आ जाएगा। हमारे पास फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है मोललता बराबर पदार्थ की मात्रा 6 ग्राम बटे अणुभार 60, विलायक का द्रव्यमान 94 और बटे वही 1000, चूंकि हमें जरूरी है वो करना। 0 से 0 काट दो, 6 6 कट जाएगा, 100 चला जाएगा ऊपर, तो 100 बटे 94। इसका भाग दोगे एक बार भाग जाएगा, कितना बच जाएगा 6, दशमलव लगाओगे 60 हो जाएगा, फिर भी भाग नहीं जाएगा, भाग न खाए बिंदी। इसके बाद लगभग 6 टाइम ही चला जाएगा, यानी कि हमारे पास 1.06 स्मॉल एम मोलरिटी का मात्रक होता है, यानी कि मोललता का। तो हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप समझ लीजिए एक बार उस करके। फिर हम लोग ऐसे सवाल लेंगे जिनमें घनत्व का यूज होगा। ठीक है, ये सवाल आपके कोर्स में बड़ा अच्छा एक सवाल लगवाएंगे, मजा आएगी। इसको नोट कर लिया आपने, उस करके नोट कर लीजिए। चलो इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी का एक और हम सवाल लेके चल रहे हैं। देखिए आपके एनसीईआरटी का एक सवाल है, 10% भारा अनुसार ग्लूकोज के जलीय विलयन की मोलरता एवं मोललता की गणना कीजिए यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml है। अब देखिए सवाल में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कि सवाल भारा अनुसार के हिसाब से, यानी कि भार दिया हुआ है, विलायक का विलयन का कुछ भार दिया हुआ है और हमसे पूछी गई मोलरता, जबकि इसमें हमें आयतन की आवश्यकता होती है। चलिए उसको हम देखेंगे, चूंकि हमारे पास घनत्व दिया गया है तो घबराने की बात नहीं, घनत्व कुछ ना कुछ करेगा ही। पहले हम लोग मोलरता निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके हिसाब से अभी हमने समझाया है, अभी सवाल लगाया था हम लोगों ने। 10% भारानुसार का मतलब क्या होता है कि जो पदार्थ की मात्रा है, यानी जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज की जो मात्रा है वो कितनी है 10 ग्राम। इसके साथ ही जो विलायक का द्रव्यमान होगा, विलायक का द्रव्यमान होगा वो कितना होगा 100 माइनस 10 यानी कि 90 ग्राम। इसके बाद अणुभार अगर निकालेंगे तो ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है, चूंकि C6H12O6 ये हो जाएगा बरछक 72, ये 12 और ये 16 छका 96, यानी कि 180 इसका अणुभार आ जाएगा। अब हम सिंपली निकाल सकते हैं, चूंकि मोललता का हमारे पास फार्मूला भी वही है और सारी वैल्यू हमारे पास पुटअप है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, पदार्थ की मात्रा बटे अणुभार
इंटू विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, चलिए वैल्यू रख देते हैं। पदार्थ की मात्रा कितनी है 10 ग्राम, अणुभार कितना है 180 और विलायक का द्रव्यमान कितना है 90 और बटे क्या कर देंगे 1000, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। ठीक है, 10 ऊपर चला जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 100 बटे 18 और गुणे 9, 2 से चाहे काट दो, कितना हो जाएगा 50 बटे 81 से भाग जाना नहीं, दशमलव लगाओगे तो 8 से अगर भाग देंगे तो 81 से कितनी बार चला जाएगा 500 में 6 बार चला जाएगा आसानी से। तो 0.6 इसका क्या आ जाएगा मोलरता। ठीक है, देखिए पुश करके एक बार मोलरता देख लीजिए, अच्छे से निकाल लीजिए। हम इसको मिटाने जा रहे हैं क्योंकि अब मोलरता निकालने की बारी है, उसमें क्या चेंजमेंट होगा इसको देखिएगा आप। ठीक है, इसको हम मिटाने जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग मोलरता की तरफ चलते हैं। तो समस्या इसमें ये है कि इसमें पदार्थ की मात्रा तो दे दी है, क्योंकि हम परसेंटेज से समझ जाते हैं कि 10 ग्राम है, प्लस ये विलियन का द्रव्यमान दिया हुआ है, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से विलियन का जो द्रव्यमान है वो होगा 100 ग्राम, जबकि हमें विलियन का आयतन चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, घनत्व तो देखिए अब ग्राम परिमित यानी कि द्रव्यमान और आयतन में संबंध है, तो घनत्व का हम लोग यूज करेंगे। घनत्व बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और बटे में आयतन। अब घनत्व कितना दिया हुआ है तो 1.2 दिया हुआ है, द्रव्यमान हमारे पास 100 है, वॉल्यूम हमें पता नहीं, वही हमें निकालना है। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 100 बटे 1.2, दशमलव हटाओगे एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, 12 से भाग दे दो तो 12 अट्ठे 96, 4 बच जाएगा, एक जीरो है अभी 40 हो जाएगा, 12 अट्ठे 36, फिर 0.33 जाता रहेगा 83.33 ml, यानी वॉल्यूम हमें प्राप्त हो गया कितना 83.33 ml। ये चीज हमारे पास अब आ गई है। अब तो हम मोलरता निकाल सकते हैं, क्योंकि यही चीज तो कमी थी। तो बस घनत्व का यूज आप समझ गए कि अगर कभी द्रव्यमान दिया हो तो आयतन निकाल लेना, आयतन दिया हो तो द्रव्यमान निकाल लेना। मोलरता का फार्मूला क्या होता है, पदार्थ की मात्रा बटे अणुभार इंटू आयतन लीटर। ठीक है, चलिए पदार्थ की मात्रा कितनी है 10 ग्राम, अणुभार हम जानते हैं 180, आयतन कितना है 83.33 और बटे में क्या करेंगे 1000 से हम भाग देंगे तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 1000 बटे 18 गुणे 83.33। ठीक है, 2 से चाहे भाग दे तो 5 10 2 9 18, दशमलव हटाओगे ऊपर डबल जीरो आ जाएंगे, यानी ऊपर हो जाएगा 50,000। नीचे भी इसका मल्टीपल करा दें तो 9 त्रिक 27 2 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 2 29 9 फिर 2 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 2 29 फिर 2 हासिल 9 8 72 72 2 74। अब इसका भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाओगे तो ये हो जाएगा 5 लाख के करीबन। इसके बाद आप भाग देंगे तो 7 6 42 लमसम 6 बार ये भी चला जाएगा, तो मोलरता भी कितनी आ जाएगी 0.6। आगे डिजिट देंगे तो कुछ अंतर आ सकता है, बाकी सेम आएगा। ठीक है, तो देखिए आयतन में थोड़ा सा डिफर हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ चेंजमेंट आएगा, पॉइंट हो सकता है उसका 6 आए, इसमें 0.65 आ सकता है, 0.64 आ सकता है। ठीक है, तो ये भारानुसार का आपको आज सवाल लगवा दिया गया है। अब हम कल देखिए क्या लेके आएंगे, तो इसका एक सवाल आयतनानुसार में भी होता है, कल वो सवाल रहेगा, साथ में मोल अंश के न्यूमेरिकल रहेंगे और कोशिश करके मोल अंश और मोलता के बीच रिलेशन भी कल समाप्त करवा दिया जाएगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे पराशर दाब की तरफ। ठीक, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।